नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की लिखित एक रोमांचक यात्रा। जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी, अंग्रेजी और बाकी भाषाओं में भी बहुत कुछ लिखा है, तो वो एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन के कुछ बातों को साझा किया है, लेकिन लेखनी बहुत ही सुंदर है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना कुशल लेखन उनमें था। तो आइए देखते हैं कि उनकी ये यात्रा जो थी वो रोमांचक क्यों थी। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा और घूमते घूमते लद्दाख तक पहुंच गया। ये संस्मरण इसको बोलते हैं, संस्मरण पत्र। मतलब कभी आपने कुछ किया हो और अभी आपको याद आ रहा है कि हाँ, मैंने कभी कुछ इस तरह का किया था और मैं चाहता हूँ कि मेरी स्मृति शेष रहे, बची हुई रहे। तो लोग क्या करते हैं, उसको रूप दे देते हैं, पत्र का रूप दे देते हैं, कहानी का रूप दे देते हैं, संस्मरण का रूप दे देते हैं, कहीं लिख देते हैं। तो वो चीज़ बच जाती है, शेष रह जाता है, ताकि वो अगर कोई बाद में भी देखे तो पढ़ सके। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे, मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी जगह, मटायन। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा सा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। तो नेहरू जी लिख रहे हैं कि वो निकल तो पड़े वहाँ से और रोमांच भी उन्हें हो आया। जब भी हम कुछ कठिन काम करने के लिए चलते हैं तो अंदर से उत्साह अनायास ही उमड़ पड़ता है। जो हमारी सोई हुई बहादुरी है वो जग जाती है और कुछ लोग सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अब आ गए हैं तो पीछे क्या हटना, मुड़ कर क्या देखना, चलते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसी तरह के कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर जब इतनी दूर आ गया हूँ तो वापस जाना ठीक नहीं। हम सभी में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहीं का एक गडरिया था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। तो ये पंडित नेहरू ये बताना चाह रहे हैं कि जोश तो था, लेकिन जोश में होश नहीं था। वो कहावत जो है कि जोश में होश नहीं रहना, मतलब अनुभव नहीं था कि पहाड़ पर कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, क्या क्या सामान साथ में हो। जोश पर आगे बढ़ गए वो लोग। और गडरिया मतलब वहाँ का लोकल जो चरवाहा जिसे कह सकते हैं, वो था तो बेचारा कुछ वो बता भी रहा था, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, एक दूसरे को बांध लीजिए ताकि कोई अगर गिरने वगैरह लगे, डूबने लगे तो बाकी के सहारा से बच जाएगा। तो इस तरह से जो भी प्राप्त जानकारी थी उसको रखते हुए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और बर्फीली नदियों में तो बड़ा प्रवाह होता है, थोड़े सा गलती थोड़ी सी हुई और आप बह गए, फिर कोई बचाने वाला है नहीं। तो बचाते आगे बढ़ रहे थे। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी। वो होता ऐसा है कि ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं, पहाड़ वगैरह तो हजारों फीट की ऊंचाई पर हुआ करते हैं, तो सांस लेने लायक जो हवा है, जो शुद्ध ऑक्सीजन है, उसकी कमी हो जाती है। तो सांस लेने में तो तकलीफ होती ही है, और अगर बर्फबारी भी शुरू हो जाए
या नदियों में रफ्तीली हो जाए, मतलब उसका प्रवाह तेज हो जाए, वो भयानक रूप ले ले, तो निश्चित रूप से जो सामान्य काम हम कर भी सकते हैं सामान्य वातावरण में, वो भी अधिक श्रम से करना पड़ता है, तो थकावट ज़्यादा हो जाती है। ये सब पहाड़ों के ऊपर का अनुभव है, तो पता नहीं कितना आप समझ पाते होंगे, लेकिन कभी मौका यदि लगा आपको तो पता चलेगा कि ऊंचाई पर कोई भी काम करना सामान्य जो स्थल है उससे थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस वजह से वे लोग ज़्यादा थक चुके थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ दिया था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत और चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। तो कठिनाई के बाद इस तरह का दृश्य देखने के लिए मिला, तो निश्चित रूप से वो अधिक सुहावना लगा ही होगा। और वैसे भी सुहावना था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी भगवान का वो मुकुट हो। इस तरह की बनावट थी वहाँ, प्राकृतिक बनावट। कभी कभी प्रकृति के जो पहाड़ हैं या जो गाछ हैं, वो अनायासी ऐसे दृश्यों का सृजन करते हैं कि आपको लगेगा कि किसी बड़े कलाकार ने जानबूझकर बनाया हो। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो सोचेंगे कि कलाकार का काम तो है नहीं, ये तो अपने आप हुआ है। लेकिन अंत में ये कहना पड़ता है कि ये प्रकृति की सुंदरता है। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, को पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। तो जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक अच्छे लेखक के रूप में भी उनकी छवि है, पहचान है। तो किस प्रकार अक्षरशः अपने इस यात्रा वृतांत का उन्होंने वर्णन किया है, वो आप देख रहे होंगे। आपको भी अनुभव हो रहा होगा कि हाँ, इस तरह की कठिनाई को उन्होंने पार किया था और इस तरह से वे गए थे। तो अच्छी लेखनी का यही सब पहचान है कि जिसको सुनने या पढ़ने के बाद आपके मन में वो दृश्य कल्पित हो जाए, दिखने लगे आपको, या आपको कल्पना हो जाए कि अच्छा लेखक इन परिस्थितियों से गुजरा होगा, लेखक के साथ ये व्यवधान या कठिनाइयाँ हुई होंगी, तो कहते हैं कि हाँ, लेखनी में दम है, लेखक ने अच्छा लिखा है। आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने के बाद भी हंसते हुए यात्रा की मंजिल हमने तय करनी शुरू कर दी। लेकिन वह धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरे बर्फ के कारण खतरनाक दरारें ढक चुकी थी। इस नई बर्फ ने दरारों को जो ढक दिया था, तो हम सबका खात्मा हो गया होता, क्योंकि मैंने जो ही उसके पास पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और धम्म से एक बड़ी दरार में जाकर के गिर पड़ी। तो भावार्थ ये है कहने का कि बर्फबारी शुरू हो गई थी, और बर्फबारी क्या कर रही थी कि जो दरारें थी जिसमें फंसने के बाद और जिंदा रहने की संभावना भी नहीं है, उनके ऊपर एक काल्पनिक चादर बना रही थी, ढक रही थी। तो अभी अभी जो आ रहा हो, जिसको पता नहीं है कि यहाँ इतना बड़ा गड्ढा या दरार है, उसको लगेगा कि सामान्य जमीन है ये बाकी की तरह, तो वो अनायास ही चला जाता और वे लोग भी चले जाते। और अगर गलती से भी उस पर पैर रख दिए होते तो कोई भी बचता नहीं। इतनी भयावह स्थिति वहाँ थी। और ये धोखाधड़ी क्यों हो रहा था? वो ताजे गिरे हुए बर्फ के कारण। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैंने दरार की बाजू को पकड़े रहा और सबने मिलकर मुझे ऊपर खींच लिया।
इस घटना से तो हम लोगों के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो भावार्थ ये है कि खतरा तो था ही, सब ने बार बार खतरे का आभास किया, बार बार देखा कि यहाँ जीवन और मौत का खतरा है। लेकिन वही बात कि जोश थी और सोच रहे थे कि जब इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा सा अगर और चल पड़े तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो एक उपलब्धि होगी कि हाँ हमने कुछ बड़ा किया। इसी उम्मीद से वे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं था। इसीलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। जवाहरलाल नेहरू। तो ये लेखक अपना नाम नीचे लिख दिया करता है। तो नेहरू जी का कहना यह है कि बहुत हद तक उन्होंने यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन आगे और दुरूह हो गया। वो अंत का जो कुछ भाग था वो पीछे के बिताए हुए भागों से भी कठिन लगने लगा और उन्हें लगा कि अब ज़्यादा सुरक्षित हम लोग यहाँ हैं नहीं, लौट आने में ही भलाई है, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। जिंदगी है तो सब कुछ है। तो बड़ी निराशा हुई कि ओह थोड़ा सा और अगर किसी तरह बढ़ पाते तो अमरनाथ जी की गुफा देख लेते, भगवान का दर्शन हो जाता। ये इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन जो किया उन्होंने वो भी कम नहीं था। इसीलिए इसको उन्होंने मूर्त रूप दिया, लेखनी का रूप दिया और हम लोगों को भी इस बहाने से पढ़ने के लिए मिला। तो उम्मीद है कि उनकी रोमांचक यात्रा के बहाने उनकी लेखनी को समझने का आपको मौका मिला है और ये वीडियो में मेरे प्रयास को आप पसंद करेंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।